हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपनी द ग्रेट एनसीईआरटी सीरीज, जिसके हम अभी तक 3 चैप्टर कर चुके हैं और आज हमारी बारी है चैप्टर 3 में से जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उनको करने की। So before we move forward, here is a little something about me. मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हम मैप कर सकते हैं वो पूछा गया था साल 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। लीस्ट वाटर एफिशिएंट यानी कि जिसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जो क्रॉप जितनी कम वाटर एफिशिएंट होगी उसको उतना ज्यादा पानी चाहिए होगा, मतलब वो उतना ज्यादा पानी वेस्ट करती है या खपत होती है। और जो जितनी ज्यादा वाटर एफिशिएंट होगी उसको उतना ही कम पानी चाहिए होता है। तो इनमें से ज्यादा पानी किस किस को चाहिए होता है? तो हम बाजरा तो सीधा सीधा ही काट देते हैं, क्योंकि बाजरे को हमें पता है बहुत कम पानी चाहिए होता है। अब अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते रहते हो तो आपको जो महाराष्ट्र में केसेस आते हैं फार्मर सुसाइड के, तो हम देख सकते हैं कि वो हमेशा या तो कॉटन या शुगर केन से रिलेटेड होते हैं। तो एक एजुकेटेड गैस ये है। उसके अलावा हमें पता है कि सनफ्लावर जो है वो गुजरात में होता है और मध्य प्रदेश में होता है। ओके। और रेड ग्राम यानी कि चना जो है, चना ऑब्वियसली कम पानी, दाल जितनी भी होती है ना उनको भी कम ही पानी चाहिए होता है। मिलेट्स को कम चाहिए होता है, ऑयल सीड्स को भी कम चाहिए होता है। तो सिर्फ शुगर केन बचा, इसे हम लगाएंगे। अब आंसर देखते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है शुगर केन। तो अब देखते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो शुगर केन जो है बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी से चाहिए होता है। तो इसे 1500 से लेके 2500 तक वाटर चाहिए होता है, यानी कि 150 से 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इसको चाहिए होती है साल में। तो इसको इसके लाइफ स्पैन में 20 से 25 बार इरिगेट करना पड़ता है। और इसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है ना क्रॉप की, वो बहुत कम है, क्योंकि इसको जितना पानी दिया जाता है उसमें से ज्यादातर वेस्ट हो जाता है। इसलिए इसको ज्यादा पानी चाहिए होता है। और यही जो क्रॉप है ये यूपी में, पंजाब में और महाराष्ट्र में जो वाटर स्ट्रेस हम हमेशा न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि सूखा पड़ा हुआ है, ये उसका कारण है। और ये लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है। और अभी गवर्नमेंट जो ये एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला सिस्टम लेके आई है, इससे अभी और ज्यादा वाटर स्ट्रेस आएगा इन एरियाज में, क्योंकि अब फार्मर्स के पास और ज्यादा इनिशिएटिव है कि गन्ना उगाएंगे तो गवर्नमेंट खरीदेगी, बिकॉज बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग के चक्कर में। तो और ज्यादा वाटर क्राइसिस इन एरियाज में होने वाले हैं अब E20 की वजह से। तो इसको कनेक्शन को आप पढ़ लेना, E20 एंड महाराष्ट्र का वाटर स्ट्रेस। दूसरा है आपका सनफ्लावर। तो सनफ्लावर की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो मॉडरेट होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इसको 60 से लेके 100 सेंटीमीटर, mm में बोलेंगे तो 600 से 1000 mm वाटर चाहिए होता है। और वैसे भी जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं वो सभी मॉडरेटली या हाईली एफिशिएंट ही होती हैं। फिर बाजरा तो हमको पता ही है, बाजरा तो अपना चैंपियन है, ये ड्राउट रेजिस्टेंट है, यानी कि सूखी एरियाज में होने वाली क्रॉप है ये। इसको 20 से 40 सेंटीमीटर ही रेनफॉल चाहिए होता है, जो कि राजस्थान के जो डेजर्ट एरियाज है वहां पे जितनी रेनफॉल होती है। और ये हाईली वाटर एफिशिएंट है, क्योंकि थोड़े से पानी में भी अपना अच्छी फसल दे देता है। एंड बेस्ट सूटेड टू एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के जो साउथ वेस्टर्न पार्ट्स हैं, मध्य प्रदेश, इन सब एरियाज में। ओके। तो ये मोस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है, लीस्ट नहीं। अब इसके अलावा रेड ग्राम यानी कि अरहर, तूर और चना ये सब होते हैं, ये पल्सेस यानी दालें हैं, जिन्हें हमेशा रेन फेड कंडीशंस में उगाया जाता है। दालों को रेन फेड कंडीशन में, इरिगेशन की, कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल वगैरह की कम जरूरत होती है, क्योंकि थोड़े पानी में ही उग जाती है। यहाँ पे 40 से 70 रेनफॉल इनको चाहिए होती है, जो कि देखा जाए तो लोअर एंड पे है, एक तरह से एरिड सेमी एरिड एरियाज की अगर हम बात करें। ओके।
और अगर हम इसको सीरियल से कंपेयर करें जैसे राइस या व्हीट से, तो ये वाटर एफिशिएंट है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, जो पहले मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरियाज है ना हरियाणा पंजाब के, अब वहां पे मेरा पानी मेरी विरासत टाइप स्कीम्स लेके आ रही है, हरियाणा गवर्नमेंट जैसे लेके आई है, ताकि वहां पे जो राइस कल्टीवेशन है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल्स नीचे जा रहे हैं, उसकी जगह पे चना दाल इस तरह की चीजें उगा के और किसानों को भी फायदा पहुंचाया जा सके और वाटर लेवल को भी सुधारा जा सके। तो उसमें दालें जो होती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। यहाँ पे एक साइड आपको विटामिन दिए हुए हैं और एक साइड डिजीज दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और ये 2014 का क्वेश्चन है। तो पहला है विटामिन सी, उसके आगे लिखा हुआ है स्कर्वी। दूसरा है विटामिन डी, उसके आगे लिखा हुआ है रिकेट्स। और तीसरा है विटामिन ई, उसके आगे लिखा हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमने पढ़ा था कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है, और हमने एक कहानी भी देखी थी कि एक बच्चा सिर्फ चावल खाता है, सब्जी वगैरह नहीं खाता है। तो डेफिनेटली ये तो गलत हो गया। अब बाकी दो देखते हैं। तो विटामिन ई की हमने स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे जो सेलर्स होते थे पुराने जमाने में, उनको जब वो जब शिप पे होते थे उनके गम्स ब्लीड करने शुरू कर जाते थे। और फिर एक स्कॉटिश डॉक्टर था, उसने देखा कि जमीन पे आने के बाद जो भी सेलर्स संतरा या नींबू खाते थे, उनकी जो गम्स वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती थी। तो वो जो बीमारी होती है वो स्कर्वी है, और वो विटामिन सी से ठीक होती है। तो ये वाला आपका सही मैच है। अब विटामिन डी और रिकेट्स। विटामिन डी बोन्स के लिए होता है, ये हमें पता है। ओके। और ये हमें वेज फूड से नहीं मिलता, मीट से मिलता है या धूप में बैठने से मिलता है। और ये कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में बॉडी की हेल्प करता है। तो कैल्शियम किस लिए होता है? बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए। रिकेट्स किसकी बीमारी है? बोन्स की। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 आंसर है आपका 1 और 2। चलो देखते हैं। विटामिन सी मैंने बताया, डेफिनेशन ऑफ विटामिन सी कोजेस स्कर्वी, जिससे आपके गम्स में ब्लीडिंग होती है, कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो वीक हो जाते हैं। विटामिन डी रिकेट्स है बिकॉज विटामिन डी की कमी से आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे बोन्स कमजोर हो जाती है। और विटामिन ई नाइट ब्लाइंडनेस रॉन्ग है, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ई की अगर आप में कमी है तो आपको न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, इनफर्टिलिटी होती है और हेमोलिटिक अनीमिया होता है। तो ये याद रखना है, टेबल में भी दिया है मैंने आपको। अब इन क्रॉप्स को, ये 2012 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तीन नाम है, ग्राउंडनट, सेसमम एंड पर्ल मिलेट। ओके। तो इनमें से कौन कौन से जो हैं वो रेन फेड क्रॉप्स हैं, यानी कि जिनको अगर इरिगेट ना किया जाए ट्यूबवेल से पानी निकाल के, कुछ सिर्फ बारिश ही एकमात्र सोर्स है जिनका पानी का, तो कौन सी इनमें से ऐसी हैं जो सरवाइव कर सकती हैं? तो ऑब्वियसली पर्ल मिलेट कर सकता है, बाजरा हमें पता है। तो 3 3 3 इन तीन में है, इनको रखें, इसको हटा दो। फिर ग्राउंडनट है और ये है तिल। तो ये तिल, क्योंकि ये दोनों ऑयल सीड्स हैं और ऑयल सीड्स जनरली रेन फेड होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। तो आंसर है आपका डी, तीनों। देखते हैं, पहले देखते हैं रेन फेड क्रॉप क्या होता है। तो रेन फेड क्रॉप वो क्रॉप होती है जो एंटायरली नेचुरल नेचुरल रेनफॉल में भी सरवाइव कर सकती है, और उसको नहर, ट्यूबवेल एटसेट्रा या किसी भी आर्टिफिशियल मींस से इरिगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कर सकते हैं बट नहीं करेंगे तो भी वो मरेंगी नहीं, जैसे चावल मर जाता है। ओके। खास करके हरियाणा पंजाब में। अब इनकी फीचर्स क्या होती हैं रेन फेड क्रॉप्स की? इनको इरिगेशन की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ जो रेन से, सीजनल रेन से जो मॉइस्चर मिलता है उसी पे सरवाइव कर सकती हैं। क्लाइमेट डिपेंडेंट होती हैं, ताकि क्योंकि ये रेन पे डिपेंड करती हैं, तो ये उसी टाइम पे होंगी ऑब्वियसली जिस टाइम में रेनफॉल अबंडेंट हो या सफिशिएंट हो। और तीसरा, ये हार्डी क्रॉप्स होती हैं, यानी कि ये वाटर स्ट्रेस को, पानी की कमी को टॉलरेट कर सकती हैं, ड्राई लैंड एरियाज में उग सकती हैं और सेमी एरिड कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकती है। तो डिफरेंस देख लेते हैं रेनफेड क्रॉप्स में और इरिगेटेड क्रॉप्स में। तो रेनफेड सिर्फ रेनफॉल पे सरवाइव कर सकती हैं, बट इरिगेटेड को कैनाल, वेल, ट्यूबवेल, टैंक एटसेट्रा ये सब चाहिए होता है। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें, तो रेनफेड क्रॉप्स जो हैं ये मॉनसून पे डिपेंड करती हैं, और मॉनसून अगर फेल हो जाए, बारिश ही ना हो, तो ये मर सकती है। तो इनका रिस्क फैक्टर हाई है। जबकि इरिगेटेड क्रॉप्स का रिस्क फैक्टर लो है, क्योंकि उनकी वाटर सप्लाई कंट्रोल्ड होती है, बारिश हो या ना हो तुम ट्यूबवेल से पानी दोगे ही दोगे।
और इनमें कॉमन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं उनको हम रेनफेड कह सकते हैं, इरिगेटेड कह सकते हैं। तो मिलेट्स, दालें, मिलेट्स और पल्सेस, ऑयल सीड्स और कॉटन, ये सब रेनफेड हैं। और राइस में, और इधर आपकी इरिगेटेड क्रॉप्स में राइस, व्हीट, शुगर केन, इन सबको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब हमको जो ऑप्शंस दिए थे उनको बारी बारी से देखते हैं। तो ग्राउंड नट, मूंगफली, इसको 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है, जो कि बहुत कम है देखा जाए तो। इसको इरिगेट किया जा सकता है, बट इंडिया में लगभग 80% एरिया जो है वो रेनफेड है। ओके। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। और इसे खरीफ सीजन में उगाया जाता है। ये सब चीजें आपको क्रॉप्स की पता होनी चाहिए, जो मेजर क्रॉप्स हैं कहाँ उगाई जाती है, आप मैप बना के वहां मार्क करेंगे ताकि आपको याद रहे कौन से सीजन में उगाई जाती है, रबी, खरीफ, जायद में। ओके। और रेनफेड है या इरिगेटेड है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके। दूसरा है आपका तिल। तो तिल की वाटर रिक्वायरमेंट तो और भी कम होती है, क्योंकि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही कम है देखा जाए तो। जो राजस्थान के जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहां पे इतनी बारिश होती है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, जिसे कि ड्राई लैंड्स, खास करके सेमी एरिड रीजन्स में उगाया जाता है। ये फार्मर्स इस पे रेयरली ही कोई इरिगेशन यूज करते हैं, यानी ट्यूबवेल वगैरह से पानी देते हैं। ये सिर्फ जो लिमिटेड रेनफॉल होती है ना कभी कभार, उसी में ही उग जाती है, और हाईली ड्राउट टॉलरेंट होती है। ओके। और इसे कॉमनली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है, वो भी उन जगह पे जहां बारिश कम होती है। तो ये रेनफेड है। बाजरा तो हमें पता ही है भाई, बाजरा तो चैंपियन होता है, इसको तो 20 से 40 सेंटीमीटर ही रेनफॉल चाहिए होती है, जो कि लिटरली तो लोवेस्ट है। और सबसे ज्यादा ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है जिसे इंडिया में उगाया जाता है, और हेल्दी भी बहुत होती है। इसे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उन एरियाज में उगाया जाता है जहां पे बारिश कम होती है। इसे खरीफ सीजन में बोया जाता है, क्योंकि बाजरा जो है वो ड्राई हॉट क्लाइमेट में थ्राइव करता है, वो भी मिनिमल वाटर के साथ। ये क्लासिक रेनफेड क्रॉप है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 1, 2 एंड 3। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 है जो साल 2000 में आया था, 2000 में। अब इसमें आपको चार स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहली स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र हैज हाईएस्ट एकरेज अंडर ज्वार इन इंडिया। ओके, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्टेट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसी क्रॉप का। क्योंकि ऑल्दो 2000 में आया था, बट ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। इस साल टर्मरिक का आया था कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टर्मरिक का। तो किसी स्टेट का भी आपसे पूछ सकते हैं, किसी क्रॉप का पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होती है। गुजरात is the largest producer of groundnut in India. Rajasthan has the largest area of cultivable wastelands in India. And Andhra Pradesh has highest per hectare yield of maize in India. तो इनमें से सही कौन कौन सी है, चलो देखते हैं। महाराष्ट्र जो है, वहां पे सबसे ज्यादा ज्वार उगाई जाती है। ओके। और ये एक मिलेट क्रॉप है जिसे सेमी एरिड एरियाज में उगाया जाता है, एंड डेफिनेटली महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एरिया है। अभी आपको पता है तो पता है, और नहीं पता तो नहीं पता, इसीलिए मैंने कहा कि आइडिया होना चाहिए कौन सी क्रॉप कहाँ सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो जिस साल में क्वेश्चन पूछा गया था, ईयर 2000 में, उस टाइम पे 50% ऑफ इंडियाज ज्वार एकरेज वाज इन महाराष्ट्र। स्टेटमेंट 2 है गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का इंडिया में। तो ग्राउंडनट ऑयल सीड क्रॉप है, हमें पता है कहाँ कहाँ उगती है, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। और इसमें से गुजरात का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है। आज भी 40% के करीब जो टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन है वो गुजरात में होता है। ये फैक्चुअली ट्रू है, बट यूपीएससी ने इसको उस टाइम पे करेक्ट नहीं माना था, क्योंकि उस टाइम पे फिगर्स कुछ और होंगे। ओके। आज के हिसाब से ये सही है। अब हम राजस्थान, ये वाला नो ब्रेनर है, राजस्थान हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कल्टिवेबल वेस्टलैंड इन इंडिया। तो मतलब ये तो आप गेस से भी कर सकते हो कि सबसे पहली बात तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, और उसमें भी ये बहुत ज्यादा जो है एरिड या सेमी एरिड है। तो इसका जो लार्जेस्ट शेयर है कल्टिवेबल वेस्टलैंड का, डेफिनेटली राजस्थान से ही आता है। अब कल्टिवेबल वेस्टलैंड क्या होता है? ऐसी जमीन जो कि सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए, बट अभी उस पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वहां की सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है,
वहां पे इनपुट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे कि आपके ये हो गए, खाद हो गया, पेस्टिसाइड होगी, सीड्स हो गए, इस टाइप की चीज। या फिर सोशल और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल वहां पे पॉपुलेशन ही नहीं रहती है, या जो लोग रहते हैं वो बहुत गरीब हैं, खेती नहीं कर सकते, कुआं खोदने के उनके पास संसाधन नहीं है, तो इस वजह से जिन जमीन पे खेती नहीं करी जाती बट वो खेती करने लायक हैं, तो उसे कल्टीवेबल वेस्टलैंड कहते हैं। ये बंजर जमीन यानी बैरन लैंड से डिफरेंट होता है, और फैलो लैंड से भी अलग होता है, क्योंकि बंजर जमीन पे आप कुछ उगा ही नहीं सकते, वो इनफर्टाइल होती है। और फैलो लैंड जो है उसको जानबूझ के कुछ समय के लिए कल्टीवेट नहीं करा जाता है। ओके, उसे रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी 2 साल में एक बार कुछ उगा लिया, 3 साल में उगा लिया, ऐसे होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आंध्र प्रदेश हैज द हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ मेज इन इंडिया। तो मेज जो है ये किन स्टेट्स में उगती है जहां पे इरिगेशन ज्यादा है, जैसे कि बिहार, पंजाब, कर्नाटका एटसेट्रा। आंध्र प्रदेश की जो मेज प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंट है, बट हाईएस्ट पर यील्ड हेक्टेयर नहीं है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है 1998 का क्वेश्चन, लिस्ट्स को मैच करना है। जो क्वेश्चन पहले कॉमन होते थे, अभी तो ट्रू फॉल्स दे देते हैं ये, या फिर बोल देते हैं कि बताओ कौन सा करेक्टली मैच्ड है। थोड़ा आसान हो गया, पहले एक्चुअल में मैच करना होता था। तो इधर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दे रखे हैं और इधर उनका हाईएस्ट प्रोड्यूसर दे रखा है। तो कॉटन, कॉटन कहाँ सबसे ज्यादा उगता है? चना, काली मिर्च और पाइनएप्पल। तो अब हम अगर, बाकी हमको नहीं पता बट हमें काली मिर्च पता है, उसको हम यहाँ पे मैच कर देते हैं केरला से। तो 3D, एक तो ये है और एक ये है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। सॉरी, नॉट ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। अब या तो इसमें और या इसमें एक सही है। अब हम और कौन सा गैस लगा सकते हैं? तो कॉटन मध्य प्रदेश और चना गुजरात। थोड़ा सेंस नहीं बन रही, तो कॉटन गुजरात में और चना जो है वो मध्य प्रदेश में। तो 1 का बी, 2 का ए, एंड 3 का डी, एंड 4 का पाइनएप्पल इज इन वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। तो कॉटन गुजरात में उगता है, यस, क्योंकि वहां का सॉइल एंड क्लाइमेट इसको प्रेफर करता है। कॉटन को ब्लैक सॉइल चाहिए होती है जो कि डीप एंड फर्टाइल हो, मॉइस्चर रिटेंटिव होती है, और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है जिसमें कि 210 से 250 दिन ऐसे हो जिस दिन फ्रॉस्ट ना हो। ठीक है। रेनफॉल चाहिए होती है 60 से 120 सेंटीमीटर, बट इसको हम इरिगेशन करके भी उगा सकते हैं। और उसके अलावा ये खरीफ क्रॉप है जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होती है, कॉटन सीड ऑयल, एनिमल फीड एटसेट्रा इसके प्रोडक्ट्स हैं। इसके टॉप प्रोड्यूसिंग रीजन्स गुजरात में कौन से हैं? खेड़ा, सूरत, भावनगर, जूनागढ़ एटसेट्रा। तो गुजरात क्यों बेस्ट प्रोड्यूसर है? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, यस, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, यस, लॉन्ग सनी डेज हैं, यस, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन होता है। देन चने की बात करें तो मध्य प्रदेश, जो कि एक पल्स क्रॉप है, यानी तो पल्स यानी कि दाल, जो कि हाई प्रोटीन की लेग्यूम है। कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है? तो ब्लैक लॉमी सॉइल्स इसको लिए बेस्ट होती हैं। कूल ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है इसको ग्रोइंग पीरियड में, यानी कि ये ऑब्वियसली दिसंबर जनवरी इस टाइम पे थ्राइव करती है, और 50 से 60 mm रेनफॉल, जो कि कोई ज्यादा नहीं है। और इसीलिए ये एक रेन फेड क्रॉप है जिसको कि अगर ज्यादा पानी दे दे तो नुकसान हो सकता है। तो ये रबी क्रॉप है, अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है। तो जो इसका ग्रोइंग सीजन है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, जो कि ठंडा पीरियड है। तो हमने ऊपर देखा था ना, कूल ड्राई क्लाइमेट। इसका यूसेज क्या क्या है? ऑब्वियसली हम दाल बनाते हैं, लाइव स्टॉक फीड भी बनती है, और सॉइल नाइट्रोजन एनरिचमेंट में भी ये रोल प्ले करती है। तो मध्य प्रदेश में मालवा, बुंदेलखंड, वेस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन्स, जो कि सेमी एरिड रीजन्स है, वहां पे ये सबसे ज्यादा होता है। और मध्य प्रदेश में क्यों उगता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में बारिश कम होती है, रेनफेड एरियाज हैं, सॉइल वहाँ की सुटेबल है, विंटर क्लाइमेट है, और हाईएस्ट चना प्रोडक्शन यहीं पे होता है। ब्लैक पेपर हमें पता है केरला में होता है, बहुत पहले से पता है, बचपन से पता है। तो एक स्पाइस क्रॉप है जिसको कि किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, और इसको इसके फ्लेवर की वजह से वैल्यू किया जाता है। इसको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी सॉइल्स चाहिए होती हैं, और ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में थ्राइव करता है। तो देखते हैं केरला में होता है या नहीं। अब रेनफॉल की बात करें तो बहुत हाई रेनफॉल चाहिए होता है, 200 से 300 सेंटीमीटर, जो कि केरला में हमें मिलता है, और इसको रेगुलर मॉइस्चर चाहिए होता है।
सीजनल, और इसको क्या, क्योंकि ये पेरिनियल यानी कि पूरे साल होने वाली एक वाइन वाइन यानी कि बेल लता टाइप का पौधा है, जिसे कि पेड़ों की छाया में बोया जाता है। ओके। और यूजेज आपको पता ही है कि मेडिसिनल यूज भी होता है, एक्सपोर्ट भी होती है, और खाने में भी यूज होता है। केरला में इसे इडुक्की, वायनाड, कन्नौर, मालाबार कोस्ट, इन एरियाज में ज्यादा उगाया जाता है। और क्योंकि केरला में हाई ह्यूमिडिटी है, वार्म टेम्परेचर है, हैवी रेनफॉल है, और फॉरेस्ट हैं, तो वहां पे पेड़ों की छांव में इसको उगाया जा सकता है, इसलिए वहां पे ये नेचुरली भी होता है और इसको कल्टीवेट भी किया जाता है। और लास्ट में बचा पाइन एप्पल, जो कि आपका वेस्ट बंगाल है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल फ्रूट है, ज्यूसी, रिच इन विटामिन सी। यस। सॉइल कैसी चाहिए होती है इसको? सैंडी, लॉम और अलूवियल सॉइल। तो वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहां पे ब्रह्मपुत्र और गंगा और इतनी रिवर्स हैं, तो ऑब्वियसली अलूवियल सॉइल है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए, 4.5 से 6.5, और वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद गुड सनलाइट। रेनफॉल कितनी? 125 से 150 सेंटीमीटर, यानी कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। इसको ईयर राउंड उगाया जा सकता है, और बट इसे हार्वेस्ट जो है वो समर में किया जाता है। तो यूसेज क्या है आपको पता ही है कि ये मतलब फ्रूट है, खाने के काम आता है, जूस बनता है, कैंड प्रोडक्ट बनते हैं, और फाइबर एक्सट्रैक्शन। टॉप प्रोड्यूसिंग रीजन्स दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं। और वेस्ट बंगाल क्योंकि ये सारी कंडीशंस पूरी करता है, इसलिए वहां पे पाइनएप्पल प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही थियोरेटिकल हो गया था, बट कोई हैरानी नहीं है अगर स्टेटमेंट आ जाए तो अभी भी, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। अब नेक्स्ट है, 1997 में आया था। एक साइड आपको क्रॉप्स दी हुई है, दूसरी तरफ ज्योग्राफिकल कंडीशन दी हुई है। बार्ले, राइस, मिलेट्स एंड टी। और इधर है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉइल, कूल क्लाइमेट विद पुअर सॉइल, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल। तो अब हाई एल्टीट्यूड अपने आप में हमें कुछ बता रहा है, तो देखते हैं, क्योंकि कौन सा इनमें से टी को हम सी से मैच कर सकते हैं, यानी कि जो आपका 4 है उसको सी से मैच कर सकते हैं। तो 4 का सी एक यहाँ है, एक यहाँ है। उसके अलावा मिलेट्स, मिलेट्स होते हैं आपके बाजरा एटसेट्रा। तो हमें पता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉइल, इसमें भी ये उग जाते हैं। तो 3 का ए। ओके। तो 3 का ए किस किस में है? सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे, बट इसको हम पहले ही कैंसिल कर चुके थे, इसका आंसर ए होना चाहिए। तो सिर्फ दो ऑप्शंस भी अगर ढूंढ लोगे तो आप आंसर निकाल सकते हो। देखिए पहले आंसर क्या है। आंसर इज ए। ओके। तो चलो देखते हैं अब क्या है ये। बार्ले यानी कि जौ। जौ कैसे? ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है उसे, जहां पे कि पूरर सोइल हो, उस खराब सोइल में भी उग जाता है। रबी क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है, गेहूं जैसी ही होती है, बट थोड़ी हार्डी होती है, और इसे ठंडे एरियाज में उगाया जाता है। पुअर सॉइल को ये टॉलरेट कर लेती है, लेस फर्टाइल सॉइल्स को भी टॉलरेट कर लेती है। कहाँ उगाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बार्ले का ऐसा है कि गेहूं को डोमेस्टिकेट करने से पहले ह्यूमंस ने, आर्यंस ने बार्ले को डोमेस्टिकेट किया था। तो हमें जो पुराने साक्ष्य मिलते हैं, जो एविडेंसेस मिलते हैं ओल्ड सिविलाइजेशंस के, उनमें बार्ली हमें मिलता है, खास करके ठंडे एरियाज में। ओके। और इसको आराम से डोमेस्टिकेट कर लिया था, क्योंकि इसको उगाना, इसको प्रोटेक्ट करना आसान होता है, क्योंकि ये व्हीट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रॉप है। ओके। आजकल भी जब हम अपने त्योहारों पे, जैसे नवरात्रे में वो घड़ा रखते हैं उस पे, होली पूजन में, आज भी जौ यूज होती है, गेहूं यूज नहीं होता। उसका यही रीजन है कि ये दिस इज एन ओल्डर क्रॉप, इसको हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, पहले डोमेस्टिकेट किया था। क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है? टेम्परेट जो क्लाइमेट होता है उसमें ये अच्छे से उगती है। शॉर्ट विंटर क्रॉप है, सर्दियों में उगाया जाता है। दूसरा है आपका राइस। राइस का हमें पता है हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। मॉइस्ट क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वो मॉइस्ट क्लाइमेट में ही मिलेगा नेचुरली। रिच सॉइल चाहिए होती है। देखते हैं, तो खरीफ सीरियल है। ओके। जैसे कि वार्म टेम्परेचर चाहिए होते हैं, ठंड में ये नहीं होगा। हाई रेनफॉल चाहिए होती है, या फिर बहुत ज्यादा इरिगेशन चाहिए होती है। फर्टाइल सॉइल में ही उगता है, तो जनरली इसे अलूवियल या क्लेई सॉइल्स में उगाया जाता है, जो पानी रिटेन कर सके, क्लेई सॉइल आई मीन। इंडिया में वेस्ट बंगाल, पंजाब, पंजाब में इरिगेशन से होता है। ओके। वेस्ट बंगाल में बारिश और नदियों के पानी से होता है। उत्तर प्रदेश में भी, वेस्ट उत्तर प्रदेश में इरिगेशन, और ईस्ट उत्तर प्रदेश में
बारिश और नदियों का पानी। केरला तमिलनाडु अगेन बोथ है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन क्रॉप्स ली जाती हैं, तो बारिश की भी मतलब कुछ क्रॉप्स रेन बारिश की वजह से होती है और कुछ इरिगेशन की वजह से। क्लाइमेट हॉट ह्यूमिड वेट आइडियल फॉर पैडी कल्टीवेशन, पैडी यानी जीरी जिसमें से चावल निकलता है। फिर है मिलेट्स, मिलेट्स हम बार बार देख चुके हैं, हॉट ड्राई क्लाइमेट रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमने देख लिया है। टी देखते हैं। तो टी सबसे पहली बात तो एल्टीट्यूड पे उगती है, यानी कि हमें पता है दार्जिलिंग एटसेट्रा जहां भी उगाई जाती है ये पहाड़ों पे उगाई जाती है। इसको वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है हाई एल्टीट्यूड के साथ। हिली रीजन्स में उगती है तो एल्टीट्यूड वाली चीज चेक होगी। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, यानी कि ये नहीं है कि 2 महीने में दौड़ बारिश होगी तो तुम्हारी चाय उग जाएगी, नहीं, हल्की हल्की बारिश पर पूरे साल। एसिडिक सॉइल चाहिए होती है बट जो वेल ड्रेन्ड हो। अब सॉइल वेल ड्रेन्ड कब होगी? जब वो स्लोप पे है। अब अगर ऐसा स्लोप होगा तो उसमें इरोजन बहुत ज्यादा होगा, और अगर फ्लैट धरती होगी तो पानी रुकेगा, ड्रेन नहीं होगा। तो हल्का सा स्लोप होगा तो बारिश गिरेगी, तो वो पानी जो है ड्रेन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आपकी टी की क्रॉप्स हैं तो उनको इरिगेशन मिल जाएगा। ओके। कहाँ उगता है? असम, दार्जिलिंग, नीलगिरीज इन एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशंस मीट होती हैं। तो क्लाइमेट हमने देख लिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, 1996। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलिटस, अ कॉमन डिजीज इन अडल्ट्स? क्यों होती है ये डायबिटीज की बीमारी? तो आंसर है हाई शुगर लेवल इन ब्लड, लो शुगर लेवल इन ब्लड, लो इंसुलिन लेवल इन ब्लड, हायर इंसुलिन लेवल इन ब्लड। अब इनमें से दो ठीक है। तो ये तो हमें पता है हाई शुगर लेवल होता है ब्लड में। ओके, तो 1 और 1 इन दो को तो हम हटा देते हैं। अब 50% चांस है, आंसर दिख ही गया यार। तो आंसर है इसका 1 और 3। तो ये 1 एंड लोअर इंसुलिन, हाई शुगर लोअर इंसुलिन। ओके। तो क्या होता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको कि हाई ब्लड शुगर, जिसमें कि हाई ब्लड शुगर होता है क्योंकि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके। तो इसमें ब्लड शुगर्स आर लेवल्स आर हायर देन नॉर्मल, इंसुलिन में भी लो टाइप 1 में, और इनइफेक्टिव या रेजिस्टेंट टाइप 2 में। दो टाइप की होती है ना, टाइप 1 डायबिटीज में आपकी इंसुलिन लो हो जाती है और टाइप 2 में बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन के। तो क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस लाइक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, किडनी डैमेज, यानी कि इसकी वजह से आपको ये सब बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हाई शुगर लेवल इन ब्लड, यस हमने देखा। लो, इसको हटा देंगे। लो होता है हाइपोग्लाइसीमिया, नो नॉट हाइपरग्लाइसीमिया। और तीसरा है लोअर इंसुलिन इन ब्लड, तो ये टाइप 1 डायबिटीज के लिए सही है। जो हमारी बॉडी होती है वो ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, तो इसलिए इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। और टाइप 2 में इंसुलिन जो है शुरू में हाई हो सकती है बट क्योंकि रेजिस्टेंस होता है तो वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती बॉडी में, इसलिए बॉडी में शुगर लेवल्स जो है वो हाई हो जाते हैं। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर करेक्टली मैच्ड? तो ये हम कई बार देख चुके हैं कि इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप का अभी भी आ सकता है क्योंकि इसमें मैच करने को नहीं कहा गया। महाराष्ट्र कॉटन इंपॉर्टेंट क्रॉप है, यस। वेस्ट वेस्ट बंगाल जूट, हमें पता है वहां पे रिवर्स हैं, तो जूट जो है उसके लिए बहता पानी जरूरी होता है, तो यस। गुजरात ग्राउंडनट हमने देखा, और केरला टेपियोका, तो आई थिंक सारे ही सही हैं। नहीं, 1 2 एंड 3 सही है। 1 2 एंड 3, बट इसमें अभी नीचे कुछ मिलेगा, देखना जरूर। हाँ, तो केरला में टेपियोका, यस, इंपॉर्टेंट रूट क्रॉप है जो कि कार्ब रिच होती है। सॉइल रिक्वायरमेंट वेल ड्रेन्ड, लोमी और लेटराइट सॉइल्स, और हैवी रेनफॉल। ईयर अराउंड इसको उगाया जा सकता है मेन, और 8 से 12 महीने में हार्वेस्ट हो जाती है। खाने में काम आती है, इंडस्ट्रियल स्टार्च प्रोडक्शन में काम आती है, और एनिमल फीड में काम आती है। केरला के इन एरियाज में उगती है, जरूरी नहीं है याद करना। तो की पॉइंट है कि केरला जो है वो हिस्टोरिकली टेपियोका प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। महाराष्ट्र कॉटन, हम बार बार पढ़ते हैं, कॉटन मिल्स भी स्टार्टिंग में महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा थी। तो मेजर फाइबर क्रॉप क्यों यूज होती है, कैसी कंडीशंस हैं, हम देख चुके हैं। ब्लैक सॉइल, और कितनी रेनफॉल चाहिए होती है, 60 से 120 सेंटीमीटर, 210 से 250, फ्रॉस्ट फ्री डेज। खरीफ क्रॉप है, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट की जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, ऊपर सब देखा हमने। इसके यूजेस हमको पता है, कपड़ा बनाने के लिए, तेल निकालने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ उगती है? विदर्भ, मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र।
और टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल जूट, जूट क्या है, बोरियां वगैरह ये सब बनाने के काम आता है, गोल्डन फाइबर कहते हैं इसको। और अभी ग्रीन मूवमेंट की वजह से, कि पॉलिथीन हटाओ वगैरह की वजह से जूट दोबारा से फैशन में आ रहा है। फर्टाइल अलुवियल सॉइल चाहिए होती है जो कि रिवर डेल्टाज में मिलती है। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, हाई रेनफॉल चाहिए होती है 200 से 250 सेंटीमीटर एनुअली। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसे जून जुलाई में उगाया जाता है और नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। इसके यूज क्या है? बोरियां बनाने में, कट्टे बनाने में, रोप्स बनाने में, कारपेट बनाने में इसको यूज किया जाता है। और वेस्ट बंगाल के जो हुगली, बर्धमान, मुर्शिदाबाद एरिया है यहाँ पे ये उगाया जाता है। बांग्लादेश में भी बहुत उगता है। ओके। अब गुजरात में ग्राउंडनट होता है, यस, बट इसको यूपीएससी ने पुरानी की में गलत माना था फॉर रीजंस, उस टाइम पे नहीं होता होगा। तो ग्राउंडनट के हम सब चीज पहले देख चुके हैं कि इसको 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है, हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट चाहिए होता है, वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम और रेड सॉइल्स इसको चाहिए होती हैं। खरीफ क्रॉप है जिसे जून जुलाई में उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इससे तेल बनता है जो हम खाने में यूज करते हैं, स्नैक्स बनते हैं, नमकीन ये खाते हो ना तुम, मूंगफली वाली नमकीन, एनिमल फीड और इंडस्ट्रियल ऑयल भी बनते हैं। ओके। और गुजरात हिस्टोरिकली जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, बट कुछ यूपीएससी कीज ने इसको इग्नोर कर दिया था। तो ये तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस। और इसी पीडीएफ में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं यहाँ पे, जो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ओके। बहुत 20 क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जिससे ये पूरा चैप्टर कवर होता है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का, या ये नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी आप क्लिक कर सकते हैं। सो यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।